नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया यहाँ पर राजमहल में धनंजय को लेने के लिए राजमहल में पहुंच जाते हैं और इधर करण के साथ साथ वहां पर कैलाश अधिकारी भी करण के साथ राजमहल ही गए थे। अब इसलिए कैलाश अधिकारी को धनंजय अब कहते हैं कि आप आलिशा और बड़ी रानी को लेकर रोहित के पैलेस में जाओ और मैं चाहता हूँ कि उनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी तो अब तुम्हारे ही हाथों में हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी एब्सेंस में तुमने ये काम बड़े ही बखूबी निभाया है। अब उसकी ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी भी कहते हैं थैंक यू सो मच इतना भरोसा करने के लिए। और ये सब कहकर अब करण और धनंजय ये दोनों ही अब वहां राजमहल से निकलकर अब राजीव के द्वारा बताई हुई उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर अब करण और धनंजय आपस में यही सब बातें कर रहे थे कि उसे आकाश और आलिशा के बारे में करण को ये सच बाहर नहीं आने देना चाहिए था। तभी उन्हें पीछे से अब राजीव गुलेरिया की आवाज आती है। राजीव की आवाज को सुनकर अब धनंजय राजीव से कहता है कैसे हो तुम। हालांकि आई होप तुम अच्छे ही होगे क्योंकि तुम अपनी इस नई जिंदगी में मुझे बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। अब धनंजय की ये बात अब राजीव को चुभ सी जाती है और अब वो कहता है कि ये मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैंने ये रास्ता अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में चुना है। क्योंकि उस समय मुझे ऐसे लगा था कि मेरे दोस्त और मेरे प्यार ने मुझे धोखा दिया है। अब उसकी इस बात को सुनकर धनंजय को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी को अब टेबल पर मारते हुए कहते हैं लगने में और होने में बहुत ही फर्क होता है राजीव। क्या तुमने भी क्या कभी सच जानने की कोशिश की। अब इस बात पर राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम मेरे दर्द को समझ ही नहीं सकते हो धनंजय। काश तुम मेरे दर्द को समझ पाते। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं समझने को तो मैं बहुत कुछ समझ सकता हूँ राजीव। मेरे अपने प्यार ने मेरे भाई से शादी की थी। मैं भी तो उस समय टूट ही चुका था। तो तुम्हारे में और मेरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। धनंजय पीरामल की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया अपनी नजरें एकदम से ही झुका देता है क्योंकि धनंजय भी तो सही ही तो कह रहा था। क्योंकि आयशा ने भी तो हंसराज मारवा से शादी कर ली थी और ये अगर देखा जाए तो धनंजय के लिए भी तो एक धोखा ही था। यहाँ भी इन दोनों की बातों को सुनकर अब करण गुलेरिया अपने दोस्त को ही देख रहे थे। यहाँ करण अब उस दिन की याद में चले गए थे जब वो आयशा और हंसराज की शादी के बाद अपने दोस्त से मिले थे। सच में उस दिन धनंजय कितना ही टूट गया था। उनका दोस्त और करण गुलेरिया ने उन्हें कैसे संभाला था ये तो बस वही जानते थे। अपने इन्हीं ख्यालों से बाहर आते हुए ही करण अब अपने हाथ को अब धनंजय के कंधे पर रख देते हैं और अब वो उनसे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। इस बात पर अब धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। धनंजय अब राजीव से कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए फोर्स नहीं करती है। ये तुम्हारा फैसला होता है कि तुम किस रास्ते को चुनना चाहते हो। क्योंकि राजीव प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती हैं। किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम होती है तो किसी की लाइफ में ज़्यादा होती हैं। ये बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन सारी ही समस्याओं को कैसे हल करते हैं। ये हम पर ही होता है कि हम किस रास्ते पर उन समस्याओं को सोल्व करते हुए चलें। कोई उनसे भागता है, कोई उनका सॉल्यूशन ढूंढता है। तुम्हें तो इतना भी अंदाजा नहीं हुआ कि तुम जिन लोगों के साथ हो और उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश भी की थी। क्या सच में ऐसे ही लोगों का साथ लिया जाता है क्या। और जिसे तुम अपना दुश्मन मानते हो ना, उन्होंने ही तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। तुम्हारे बच्चों को इस समाज से, इस दुनिया से बचा कर रखा है।
और हाँ, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों की जान को पहले भी खतरा था और अब भी उतना ही खतरा है जितना कि जब वो इस दुनिया में पैदा हुए थे तब खतरा था। हो सके तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये मेरे वर्ड शायद तुम्हारे लिए आखिरी बार हैं। लेकिन हाँ, उन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए मैं तुम्हें इतना ही कहूँगा कि जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उनसे थोड़ा बच कर रहो। राजीव, करण ने हमेशा से ही आकाश के लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये तो तुम भी जानते हो ना। और तुमने अपने बेटे के साथ क्या किया है ये मैं जानता हूँ। यहाँ तक वो बच्चा आकाश भी जानता ही है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है। इस बात पर अब राजीव के एकदम से ही एक गिल्ट में भर जाता है और अब राजीव कहता है, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता था जब तुम रोहित को देखते हो? इस बात पर अब धनंजय पीरामल राजीव के कॉलर को एकदम से ही पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम तुम्हारी जुबान पर कैसे आया? हाउ डेयर यू? भला तुम अपने आप को और मुझे कंपेयर ही कैसे कर सकते हो? खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटे का नाम फिर से अपनी इस जुबान पर लिया तो। अब धनंजय के मुंह से ये बात सुनकर तो राजीव बस अब उसे ही बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, क्योंकि राजीव को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर धनंजय का ऐसा रिएक्शन कैसे हुआ और वो उसे अपना बेटा क्यों कह रहा था, रोहित को वो अपना बेटा क्यों कह रहा था। और अब राजीव धनंजय के हाथ पर अब अपना हाथ रखकर अब अपने कॉलर से उसके हाथ को हटाता है और अब वो धनंजय से कहता है कि क्या कहा तुमने? अभी क्या कहा? क्या सच में रोहित मारवा तुम्हारा बेटा है, हंसराज मारवा का नहीं? इस सवाल पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अगर वो मेरा बेटा ना होकर वो मेरा भतीजा भी होता ना, तब भी मैं उसके साथ वो नहीं करता जो तुमने आकाश के साथ किया है, क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ तो नहीं हूँ कि मैं अपने भतीजे और अपने बेटे में इतना फर्क करता कि एक को तो मैं अपनी सराखों पर बिठाता और एक के साथ मैं ऐसा गैरों वाला व्यवहार करता, चाहे वो मेरा रिश्ते में कोई भी क्यों ना हो। अपनी जगह से उठकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अब वक्त आ गया है राजीव, तुम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो और हाँ, उनके बारे में सोचो और हाँ, अपना हक जताने से पहले अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत थी उस समय ना तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए और ना ही तुम उनके लिए कुछ कर पाए। लेकिन हाँ, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, क्योंकि अगर तुम उनके ऊपर अपना बाप होने का हक जताते हो तो उन्हें प्रोटेक्ट कर अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ और जाकर पता लगाओ कि कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को इस दुनिया में आने के बाद किडनैप कर लिया था। अरे भला, इतने छोटे छोटे बच्चों को उसकी माँ से दूर करके कौन किडनैप करता है और कौन ऐसे मारने की कोशिश करता है? धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए अब राजीव कहता है कि मैं जानता हूँ उन लोगों को जिसने ये सब किया है। राजीव की यह बात सुनकर अब धनंजय राजीव की तरफ देखते हैं कि आखिर क्या सच में ही वो उन्हीं लोगों के बारे में जानता है या बात कुछ और है। इसलिए अब धनंजय को इस तरफ अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब राजीव कहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि दमयंती ही थी जिसने मेरे बच्चों को किडनैप किया था। अब राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल अब उसे एक सरकास्टिक सी स्माइल देते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी के 30 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए राजीव। जो बात तुम इतने सालों में पता नहीं लगा पाए, उस बात को करण और मैंने तो 30 दिन में ही उसके बारे में पता लगा लिया था। इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया अब अपने भाई करण को ही देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में करण को सब कुछ पता था। और इधर करण गुलेरिया भी हैरानी से अपने दोस्त धनंजय को ही देख रहे थे कि आखिर ये धनंजय क्या से क्या बोल रहा है। धनंजय पीरामल अब अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच में बात करने जैसा कुछ भी है। और एक बात, आलिशा मेरी बेटी है और मेरी बेटी ही रहेगी। अगर तुम्हें या फिर महेंद्र ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब वहां से जाने लगते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया अभी राजीव से बस इतना ही कहते हैं कि संभल जा भाई, लौटा अपनी उस दुनिया में वापिस। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया वहां से धनंजय के साथ जाने लगता है।
यहाँ राजीव अब अपने मन में ही यही सोचता है कि ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं, जिन दो लोगों ने मेरे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी है, मैं उन्हीं के बच्चों को मारना चाहता था। सच में धनंजय ने बुरा भी क्या कहा है, मैं सच में कितना ही गिरा हुआ इंसान हूँ। ये क्या करने जा रहा था मैं। अच्छा ही हुआ कि अनिका और रोहित दोनों ही जिंदा है। भले ही आज उनकी दोनों की याददाश्त चली गई है, लेकिन वो जिंदा तो है। अगर उन दोनों को सच में कुछ भी हुआ होता ना, तो शायद मैं अपने आपको कभी भी माफ ही नहीं कर पाता। जहां राजीव गुलेरिया अपनी इसी सोच में ही थे, तो वहीं करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अब तक अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए थे। यहाँ करण गुलेरिया अब धनंजय से कहते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं है तुम क्या कह रहे हो, और मुझे क्यों कुछ याद नहीं है, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तेरे इसे कंफ्यूजन को तो मैं भी क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इसका कोई भी जवाब नहीं है। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल से हमें पहले इसके लिए अभी चलना चाहिए। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अच्छी बात है, बच्चे भी तुमसे मिलकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन भी जब ट्रिप से वापस आए थे तो तुम सीधे ही राजमहल में चले गए थे और बच्चे तुम्हें बहुत ही याद कर रहे थे, इसलिए चलो पहले इसमें ही चलकर बच्चों से मिल लो। ये कहते हुए ही करण अब अपनी गाड़ी को रोहित के पैलेस के लिए मोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में कविन आलिशा रेखा मूर्ति के साथ बिजी थी, तो वहीं प्रिंसेस लतिका रिया के साथ बातें कर रही थी। तो एक तरफ आर्यन और अलेक्जेंडर अपने आकाश मामू के साथ चेस गेम खेल रहे थे, और जॉन और एनी ये दोनों ही स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ फाइटिंग टेक्निक को सीखने में बिजी थे। इधर बड़ी रानी अब अंजलि मामी और आयशा के साथ बैठी हुई थी। बड़ी रानी अब अंजलि मामी से कहती है कि आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए मेरी बेटी श्वेता को जाना था ना, तो उसके पापा और क्रिश उसके साथ ही गए हैं। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है ये तो अच्छी बात है, ये यहाँ आए हैं तो घूमना भी चाहिए, उन्हें कम से कम पेरिस को भी तो देखना चाहिए। लेकिन आप नहीं गई क्या उनके साथ? अगर आप भी जाती तो आपको भी अच्छा लगता। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, अरे नहीं, मेरी तो अभी डिज्नीलैंड की थकान ही नहीं उतरी है, क्योंकि वहां पर इतना एंजॉयमेंट हो गया कि मैं तो बस उसी से ही अब तक थका हुआ सा फील करती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई और मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। यहाँ पर अब ये सभी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी अब वहां पर करण गुलेरिया की गाड़ी अब पैलेस में इंटर करती है। जैसे ही करण और धनंजय दोनों ही अब अंदर आ रहे थे, तो यहाँ पर धनंजय पीरामल की नजर अब वहाँ पर जॉन और एनी पर जाती है, जो कि स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे। ये देखकर अब धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं कि सब ठीक तो है ना। मेरा मतलब है कि ये स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इस तरह की फाइटिंग टेक्निक्स को क्यों सीख रहे हैं? भला इनको ये सब सीखने की क्या जरूरत है? क्योंकि इनके लिए तो इंडिया में इस टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो तो मुझे भी पता नहीं है, वो तो मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्यों कर रहे हैं। होगा इनका कोई केस या फिर होगा कोई मिशन। खैर छोड़ो, करण गुलेरिया भी बातें करते हुए ही अब वो गाड़ी को बेसमेंट में लेकर आ जाते हैं और उसे पार्क कर देते हैं, और उनके बाद वो दोनों अभी गाड़ी से उतरकर बेसमेंट से मेन दरवाजे के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अब अंदर आते हैं, तो वहीं पर बात कर रही आयशा की नज़र जब धनंजय पर जाती है, तो वो उसे ही देखती है। इधर आयशा मारवाब करण गुलेरिया से कहती है कि वो करण आपको रिया याद कर रही है, कोई न्यू गेम डाउनलोड किया है, तो वो आपको वो गेम दिखाना चाहती है, क्योंकि वो सुबह से ही कई बार पूछ चुकी है कि आप कहाँ पर हैं। आयशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी हम बच्चों के रूम में ही जा रहे हैं। अब करण की इस बात पर आयशा मारवा कहती है कि ठीक है, फिर आप दोनों जाइए, जैसे ही लंच रेडी हो जाएगा हम आप सभी को बुलवा लेंगे। अब आयशा की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, श्योर। अब वो और धनंजय दोनों ही अब एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों ही अभी एलिवेटर से बच्चों के रूम में आ जाते हैं। करण गुलेरिया अब जैसे ही दरवाजे को नॉक करता है, तो कुछ ही देर में दरवाजा खुला, तो सामने रिया खड़ी थी, क्योंकि रिया ने ही दरवाजा खोला था।
अपने नानू और अपने दादू को एक साथ ऐसे दरवाजे पर देखकर तो अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो उन दोनों को ही देखते हुए कहती है, वाओ दादू, आप भी यहाँ आए हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे अभी नाराज हूँ। अब इतना कहने के बाद अब रिया अपना मुंह फुला लेती है और अब अपना मुंह फुलाकर अब रिया इससे आगे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे के अंदर वापस चली जाती है और वो अपने ही दोनों ही हाथों को अब फोल्ड करके खड़ी हो जाती है उनकी तरफ से अपने मुंह को फेर कर। यहाँ धनंजय और करण दोनों ही अब एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो दोनों ही अभी रिया को इस तरह से एक्टिंग करता हुआ देख रहे थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद अब जल्दी से अंदर आ जाते हैं। इधर करण गुलेरिया अब रिया के पास आते हैं और अब वो रिया से कहते हैं, मुझे पता चला है कि आपने कोई नया गेम डाउनलोड किया है। अब इस बात पर रिया अब एकदम से कहती है, हाँ नानू किया है, चलिए ना मैं आपको सिखाती हूँ, सच में बहुत ही मजा आएगा। जहाँ एक तरफ रोहित के पैलेस में सभी एक दूसरे से मिलजुल कर बातें कर रहे थे, कोई किसी के साथ अपना समय टाइम एंजॉय कर रहा था तो कोई किसी के साथ बातें कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में वो दोनों ही बूढ़े अभी आपस में ही बैठे हुए बातें कर रहे थे। यहाँ एक बूढ़ा अब अपने साथी से कहता है, क्या लगता है तुम्हें, क्या शीला की बातों में सच्चाई थी, तुम्हें क्या नजर आया? इस बात पर अब उसका साथी कहता है, वो तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं राजीव हमें धोखा तो नहीं दे दे। इस बात पर अब उसका वो साथी कहता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, राजीव हमें कोई भी धोखा नहीं देगा। अगर उसने ऐसा कुछ करने की भी सोची भी ना तो उसे पता नहीं है कि सर जी उसका क्या ही हाल करेंगे, क्योंकि हमारी इस लाइफ में धोखे की सजा क्या होती है ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। अगर उसे अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो फिर तो वो ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस बात को सुनकर अब वो दूसरा बुढ़ा कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे कुछ संदेह हो रहा है कि वो हमें धोखा जरूर देगा। मेरा मतलब है कि क्या तुम श्योर हो कि अंजलि के बच्चों का पिता करण ही है? इस बात पर अब पहला बूढ़ा कहता है, पता नहीं, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है। अगर उस शीला ने बेवकूफ़ी नहीं की होती ना तो आज करण गुलेरिया के तीनों ही बच्चे हमारे साथ होते। देवराज के नाक के नीचे से शीला ने उन दोनों ही बच्चों को लेकर वो चली गई थी। इस बात पर अब उसका साथी कहता है, सर जी ने शीला को एक बार माफ कर दिया है, लेकिन अगर उसने दोबारा कोई ऐसी गलती की तो वो दोबारा उन्हें माफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बात पर अब उसका पहला साथी कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अंजलि के बच्चे करण के नहीं बल्कि वो राजीव के ही हैं। ये सुनते ही अब दूसरा बुढ़ा कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ऐसा कुछ भी होता तो राजीव हमारी दुनिया में कभी भी आता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अगर राजीव को इस बारे में पता भी होता तो वो, अगर उसे बाद में भी पता होता तो वो इस दुनिया को कब का छोड़ चुका होता। लेकिन तुम्हारी बात में दम तो है, वरना तुम खुद ही सोचो ना कि जिस रानी साहिबा को कल तक राजीव मारना चाहता था, अचानक से उसके हर नखरे कैसे झेल रहा था, क्योंकि राजीव तो उसको कभी नालिशा को मारने की प्लानिंग न जाने कब से कर रहा था। और अगर अब देखा जाए तो जब वो खुद उसके पैलेस में आई थी तब वो उसे रानियों की तरह रख रहा था। अब इस चीज को देखकर तो अब मुझे भी सच कहूँ तो संदेह तो हो रहा है, जरूर कोई बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम करण की तीसरी औलाद को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं रानी साहिबा तो नहीं है। इस बात को सुनकर अब पहला बूढ़ा कहता है कि तुम्हारी बात में दम तो है, हो तो सकता है कि करण की वो तीसरी औलाद रानी साहिबा ही हो। मेरी एक बात सुनो, सर जी के फाइटर राजीव के पैलेस में ही है ना, तो जरा उन्हें कहो कि उस राजीव पर नजर रखे, क्योंकि अगर ऐसा है तो अब हमें उस राजीव के ऊपर अपनी नजर बनाकर रखनी होगी। क्योंकि अगर राजीव अब हमें धोखा देने के बारे में भी सोच रहा है या सच में उसकी तीसरी औलाद अगर आलिशा ही है तो राजीव पर नजर रखकर हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। उन्हें जब भी शक हो कि राजीव हमें धोखा देने वाला है तो वो उसी वक्त ही उसे मरना होगा, क्योंकि हमारी दुनिया में धोखा देने की सजा एक ही होती है और वो है मौत। जितना बड़ा धोखा होगा उतना ही दर्दनाक उसकी मौत होगी।
अब ये सुनते ही उसका साथी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस फाइटर से कह दूंगा कि वो राजीव पर नजर बना कर रखे। जहाँ एक तरफ यहाँ पर राजीव पर नजर रखने की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में हंसराज मारवा और पंकज मारवा दोनों ही रोहित को मारने का प्लान कर रहे थे। हंसराज अपने भाई पंकज से कहता है कि तुम समझ गए हो ना कि हमें रोहित के साथ क्या करना है। इस बात पर पंकज कहता है कि हाँ समझ गया, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम इसे वहां तक कैसे लेकर जाएंगे। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहता है कि तुम उसे वहां पर लेके जाने की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, मैंने सब कुछ सोच कर रखा है, मैं पहले ही प्लान कर चुका हूँ। इस काम में हमें आयशा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक आयशा ही है जो इस काम में अब हमारी हेल्प करेगी जाने अनजाने में। रोहित अपनी माँ के लिए और वो भी अपनी माँ के लिए वो रोहित सब कुछ करेगा, क्योंकि आयशा के लिए ही रोहित सब कुछ कर सकता है। और मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना अपने इस प्लान में मैं उसे भी शामिल कर लूँ। इस बात पर अब पंकज मारवा कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम, और क्या वो हमारा साथ देगा। अपने भाई की ये बात सुनकर अब हंसराज मारवा कहता है कि क्यों नहीं देगा, वो जरूर हमारी बात मानेगा, क्योंकि उसका मकसद भी तो वही है जो हमारा है। बस एक बार ये लड़का रोहित मेरे रास्ते से हट जाए, उसके बाद तो ये सब कुछ हमारा ही होगा, फिर तो कोई भी हमारे रास्ते में आ ही नहीं सकता। इसके बाद हंसराज और पंकज मारवा अपने प्लान बनाने में फिर से लग जाते हैं। इन दोनों का ही मकसद यहाँ पर पूरे के पूरे मारवा इंडस्ट्रीज में पूरे मारवा परिवार में अपनी हुकूमत चलाना था। इसलिए दोनों ही अब रोहित को मारने की पूरी प्लानिंग कर बैठे हैं। लेकिन इन्हें भी नहीं पता था कि जिन्हें वो मारने की कोशिश कर रहे हैं वो रोहित नहीं बल्कि राहुल है। वहीं अपने रूम में बैठकर राहुल अभी अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा था। राहुल अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हुए ही अभी सोच रहा था कि आखिर उसे कब तक इस मारवा हाउस में रहना होगा, क्योंकि राहुल के लिए सबसे मुश्किल काम यहाँ मारवा हाउस में ही रहना था। अब वो सोचता है कि अरे अच्छी खासी लाइफ तो चल रही थी मेरी, लेकिन इस रोहित को अभी ही मुझे यहाँ पर भेजना था। रोहित को भी तो पता है मुझे मारवा हाउस में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और देखो उसी के काम के लिए मुझे अब यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। लंदन जाने के बाद मैं सबसे पहले अपनी पसंद का ही खाना खाऊंगा। ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा कर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। सच में मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये रोहित कैसे ऐसा उबला हुआ खाना खा लेता है, क्योंकि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ राहुल अभी सोच ही रहा था कि तभी अब उसे एहसास होता है कि कोई उसके रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। जैसे ही उसे दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आई, तो अब वो अनिका जैसे ही उसे दरवाजे की नोक आई, तो अब वो अपने सेंस में आता है। तब उसे अनिका की भी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसे कह रही थी कि देखो ना कौन आया है। लेकिन राहुल तो अपनी ही धुन में था, इसलिए अब अनिका कहती है ठीक है तुम ऐसे ही रहो, मैं ही देखती हूँ। ये कहते हुए ही अब वो दरवाजे को खोलती है, तो सामने सुहासिनी मारवा थी। सुहासिनी मारवा को देखकर अब अनिका उन्हें कहती है, आइए दादी माँ आप यहाँ। इस बात पर अब सुहासिनी मारवा कहती है कि रोहित कहाँ है और वो कैसा है। दादी माँ के सवाल पर अब अनिका कहती है, आप खुद ही देख लीजिए ना दादी माँ। ये सुनते ही अब दादी माँ अब रोहित आवाज़ लगाते हुए ही अब उनके कमरे के अंदर आ जाती है। तो अब राहुल दादी माँ की आवाज़ सुनकर अब उससे कहता है, हाँ दादी माँ कहिए, वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। दादी माँ अगर आप चाहती तो आप मुझे ही बुला लेती ना, मैं आ जाता आपके पास। अपने पोते के मुंह से अब ऐसी बात सुनकर अब दादी माँ कहती है, मेरा मन किया कि मैं अपने पोते के साथ अपने कुछ पल भी गुजारूं, तो मैं यहाँ पर आ गई। कुछ वक्त मेरे साथ बिताओ ना। ये सुनते ही राहुल दादी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। राहुल यहाँ पर रोहित बनकर दादी माँ के पास तो बैठ जाता है, लेकिन अब वो अपने मन में ही यही सोचता है कि अगर आपके पति यानी कि उसके दादा ने अगर मेरे साथ वो सब नहीं किया होता ना, तो मेरी नज़र में भी आपकी इज्जत उतनी ही होती जितनी कि रोहित के मन में आपके लिए है।
अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर आखिर ये रोहित किस मिट्टी का बना हुआ है। अरे उसने मारवा परिवार में क्या कुछ नहीं झेला है, उसके साथ क्या कुछ बर्ताव नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी रोहित के मन में इन सभी की फिक्र है। रोहित हमेशा ही इन सब के बारे में सोचता है, इनके बारे में फिक्र करता रहता है। यहाँ दादी माँ अभी राहुल के साथ बैठी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अभी बच्चों के क्लोन को सारे ही इंस्ट्रक्शन दे रही थी, क्योंकि प्रीति को समय समय से सारे ही क्लोन को हैंडल करना होता था, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते रहना था, ताकि किसी को भी उन सभी के सभी क्लोन पर किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। एक तरफ जहां पर मारवा हाउस में ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में आज अनिका ने किंग के सबसे बेस्ट उन 5 फाइटर्स को टफ फाइट दी थी, और आज की अनिका की ट्रेनिंग अब पूरी हो गई थी। अनिका को पता था कि अभी उसकी किचन ड्यूटी है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर अब किंग अनिका को ही ऑब्जर्व कर रहे थे, और अब वो मन ही मन उन्हें अनिका पर काफी प्राउड भी फील हो रहा था, क्योंकि अनिका ने बहुत ही कम समय में ये फाइट ऑलमोस्ट सीख ली थी। इसलिए किंग अपने स्टैचू से अब कहते हैं, मुझे लगता है कि कल से तुम्हें अनिका को अब ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि कल से अब तुम्हारी बारी है। अब उसकी आज की प्रैक्टिस देखकर तो मुझे लगता है कि कल वो उन्हें हरा भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज वो उन्हें एक टफ फाइट दे रही थी, हमारे इन फाइटर्स के लिए अनिका को हराना आज मुश्किल हो रहा था। इस बात पर तो इसलिए अब वो कल उन्हें हरा भी पाएगी। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, अनिका मैडम तो बिल्कुल सच में युवराज की तरह ही जल्दी जल्दी सब कुछ सीख रही है। मुझे तो सच में लगा ही नहीं था कि अनिका मैडम इतनी जल्दी ये सब सीख लेगी। इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम अनिका को उसका काम बताकर मेरे रूम में आओ। इस बात पर अब वो स्टैचू कहती है, ओके किंग, कमांड एक्सेप्टेड। वहाँ पर सारे ही फाइटर्स अभी भी अपनी अनिका मैडम के लिए भी क्लैपिंग करने लगते हैं, क्योंकि सच में अनिका का प्रदर्शन फाइटिंग का आज बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर अनिका भी अभी अपना सिर झुकाकर उन्हें थैंक यू कहती है, क्योंकि अनिका को भी अब उनकी ये क्लैपिंग सच में अच्छी लग रही थी। अनिका अपने मन ही मन ये सोच रही थी कि जिस तरह से ये सारे ही फाइटर्स उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, क्या किंग भी, क्या उनके नाना जी भी सच में उसके लिए प्राउड फील कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे वो उसके बारे में। इसके बाद अब अनिका यही सोचने के बाद अब वो वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो अपने रूम में पहुंच जाती है, तो वो यही सोचती है कि पहले वो शावर ले लेगी और उसके बाद ही वो लैब में जाकर सिस्टम पर चेक कर लेगी। यही सोचते ही हुए ही अनिका पहले शावर लेने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। शावर लेने के बाद अब अनिका जब अपने कमरे में वापस आती है, तो अब अनिका पहले मिरर के पास आकर रेडी होने लगती है। कुछ देर के बाद वो अब अपने लैब में जाकर अब सिस्टम पर बैठकर सबसे पहले अपने ब्लैक कैट के अकाउंट को ओपन करती है। उस अकाउंट को ओपन करने के बाद अब उसे उस पर जवाब आया था कि ओके मैडम, क्योंकि कुछ अनिका ने पहले रॉबिन की लोकेशन के बारे में कुछ टाइप किया था, तो उसी का उसको रिप्लाई आया था, और साथ के साथ उसे अब एक और रिप्लाई आया था जिसमें उसमें लिखा था कि मैं आपकी भेजी हुई लोकेशन पर जाकर आपको अपडेट दे दूंगा। इस मैसेज पर रिएक्ट करते हुए अनिका थम्स अप का इमोजी सेंड कर देती है, और उसके बाद अब वो अपने डॉक्टर अमृता का अकाउंट खोलती है। जैसे ही वो डॉक्टर अमृता का अकाउंट खोलती है, तो उसमें भी अनिका को जवाब आया हुआ मिलता है, जिसमें लिखा था कि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो, गॉड ब्लेस यू अनिका। इस बात पर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और अब वो एक रिप्लाई करती है कि थैंक यू डॉक्टर अमृता। इसके बाद अब अनिका अपने फ़ोन के एक्सेस को अब अपने हाथ में लेकर अब चेक करने लगती है, तो उसके फ़ोन पर 2 लोगों के मैसेज आए हुए थे। एक कार्तिक का था जिसमें लिखा हुआ था कि हेलो मैडम, आई होप यू विल बी फाइन। ये एक अलर्ट मैसेज है, 2 दिन बाद रेसिंग कंपटीशन है, आई होप आप आ जाएगी, क्योंकि मैंने बस आपको ये याद दिलाने के लिए ही दोबारा आपको ये मैसेज किया है। हालांकि मुझे पता है कि आप अपने टाइम की कितनी पाबंद हैं और आप किसी भी चीज़ को नहीं भूलती, सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिर भी मैंने आपको अलर्ट के लिए ये मैसेज डाला है। इस मैसेज पर अब रिएक्ट करते हुए अनिका कहती है, तुम्हारी नंबर 1 की पोजीशन को कुछ भी नहीं होगा, यू डोंट वरी, आई एम टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि अब जब तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो, तो तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि अब की बार भी तुम जैसे हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आते हो, अब की बार भी तुम फर्स्ट पोजीशन पर ही आओगे।